ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 6 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 6 है ये, और इससे पहले मैंने आपको टेस्ट 1 से लेकर के 5 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जा कर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन कम दिनों में आप बिहार पुलिस 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए अपडेट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट 6 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न जो है आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, कथन देकर के पूछा गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य कथनों के सही समूह का चयन करें। इसमें से कितने कथन सत्य हैं? यहाँ पर दे रखा है कि सत्य कथनों के सही समूह का चयन करना है आपको। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसे आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। यह कथन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। देखिए, हवा पदार्थ है, भले ही यह अदृश्य हो। बिल्कुल ये सही दिया गया है। हवा एक पदार्थ है, भले ही अदृश्य हो। पदार्थ की परिभाषा के अनुसार आपको पता है कि हवा में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। जल पदार्थ का एक रूप है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। पदार्थ के रूप आपको पता है ठोस, द्रव और गैस होते हैं, तो जल पदार्थ का एक रूप है क्योंकि यह द्रव्य है। ठीक है। और देखिए, एक परछाई में द्रव्यमान और आयतन होता है, ये वाला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग दिया गया है, गलत दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा ये आपका सही दिया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा केवल, ठीक है ना। चलिए, और देखिए फ्रेंड्स, इस टेस्ट को आप एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं, और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? चलिए, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो नाम हुआ था ये हुआ पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है हाजीपुर में है। कहाँ पर है? हाजीपुर में है, पूर्व मध्य रेलवे का। चलिए, उसके बाद देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसमें से आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा सही दिया गया है। ठीक है ना, एक एक करके पढ़िए और आंसर कमेंट करिए। और देखिए फ्रेंड्स, आज ही मैंने क्लास 9th और क्लास 10th का कंप्लीट हिस्ट्री चैप्टर वाइज एमसीक्यू के रूप में कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देखिए। पूरा प्रीवियस ईयर मैंने बहुत पहले ख़त्म कर दिया था, कम समय है आपके पास, जाकर के रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पर जो पूछा गया है सही सुमेलित है, तो आपको मैं बता देता हूँ ऑप्शन डी। देखिए, चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ था, और 1799 में आपको याद होगा कि टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। तो देखिए, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के दौरान मारा गया, इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड की परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोशिका में कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा कोशिका अंग है जो प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स, ये आपका गोल्जी उपकरण है। तो यहाँ पर देखिएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
गोल्जी उपकरण प्रोटीन और लिपिड की परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, यह कोशिका के अंदर और बाहर दोनों जगह पदार्थों के संचलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसको कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का यातायात प्रबंधन किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है गोल्जी उपकरण को, गोल्जी काय को कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है और पावर हाउस जो है कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और कोशिका का यातायात प्रबंधन जो है ये गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं, बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, 1839 में 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसका अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइडेन और स्वान, ठीक है ना, यानी कि 2 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा, पास्चर ने जो है आपको याद होगा किण्वन का खोज किसने किया था, किण्वन का खोज लुई पास्चर ने किया था। ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, पहला कथन पढ़िए, दूसरा कथन पढ़िए और कौन सा यहाँ पर सही है ये चुन करके आपको बताना है। देखिए, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, यह स्टेटमेंट गलत है या सही है, जल्दी बताइए। तो देखिए, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा जो है यह अधिक है, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है ना, भारत की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई जो है ये 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की अधिकतम अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 2933 है। तो ये किलोमीटर में, ठीक है ना, किलोमीटर में। तो ये आपका सही दिया गया है, क्लियर। तो ये आपका सही हो गया। और देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यम उत्तर माना गया, ये भी सही है। ठीक है ना, और यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से होकर के गुजरती है और इसे भारत का मानक समय का केंद्र माना जाता है। और फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है आपको याद होगा ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट ये आगे है, 30 मिनट ये क्या है, आगे है, क्लियर ना। इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों सही दिया गया, तो पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज, देखिए 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी थी इन्होंने, और यह दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को जोड़ता है ये 4 प्रमुख जो शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। उसके बाद देखिएगा कि भारत में, देखिए थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो माना जाता है, यह माना जाता है वुड डिस्पैच को, यानी कि वुड का आदेश पत्र 1854 को, याद रखिएगा। ठीक है ना, और देखिएगा वुड डिस्पैच 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, जिसे सर चार्ल्स वुड ने तैयार किया था, और इसे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखने वाला दस्तावेज माना जाता है, और इसी को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी, बिल्कुल ये करेक्ट है। और बक्सर की लड़ाई में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, यहाँ पर बना लीजिए लड़ाई। देखिएगा तो आपको एक पूछा जाता है कि जो प्लासी के युद्ध हुआ था, जो 1757 में हुआ था, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव किया था, और बक्सर के युद्ध में किया था हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए गया जो है ये फाल्गु नदी के किनारे है, सही है। सरयू नदी, इसको घाघरा भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपका छपरा के किनारे है, सही है। गंगा नदी पटना, ये सही है। और हाजीपुर जो है ये सोन नहीं होगा, हाजीपुर हो जाएगा गंडक नदी। तो कौन सा जो है गलत है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है, बताएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इंडो ग्रीक, यानी कि हिंद यवन,
शक, पार्थियन और कुषाण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हिंद, यमन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण। और आपने पढ़ा भी होगा लूसेंट में हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग जेल में रखा गया था और ये दीपावली की रात थी। पूछा जाता है, अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा ना तो पूछा जाएगा किस त्यौहार की रात को ये दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। तो याद रखना है दिवाली की रात को, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर रखा गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था किस जेल में, तो बांकीपुर जेल में। चलिए उसके बाद देखिएगा किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन जो है आयोजित हुआ था। तो देखिए 27वां सम्मेलन जो हुआ था ना फ्रेंड्स, ये आपका 1912 में हुआ था पटना बांकीपुर में, ठीक है। आर एन माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था। ये आपको बखूबी अच्छे तरीके से याद भी होगा। चलिए देखिएगा कि बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की थी। अच्छा, तिलक स्वराज फंड जो है ये 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज कोष की घोषणा किया था। अगर पूछा जाएगा तो कब, तो 1921 में असहयोग आंदोलन में, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका लक्ष्य रखा गया था बिहार में, वो लक्ष्य रखा गया था कितना धनराशि एकत्रित करने का, तो 9,42,000 धनराशि एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था। बट ये जमा हो सका था 7.5 लाख रुपया। तो यहाँ पर देखिएगा 7.5, 1 मिनट, 7.5 ऑप्शन सी में दिया गया, 7.5 लाख, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, एक एक करके पढ़िए। देखिए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। बिल्कुल, इसको पीएच स्केल कहा जाता है और यह स्केल 0 से लेकर के 14 तक की संख्याओं का उपयोग करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 0 और 7 बीच में होता है, फिर 14 होता है। 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय होता है। 7 जिसका पीएच जो वैल्यू होता है वो उदासीन होता है। तो ये आपका सही दिया गया है। उसके बाद देखिए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी उसका पीएच उतना ही उच्च होगा। ये गलत दिया गया, उतना ही जो है कम होगा, ठीक है ना। इसका पीएच उतना ही कम होगा, तो यहाँ पर उतना ही उच्च जो कि गलत दे रखा है। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं बी सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेंगे। हमने पीएच को सामान्यतः जो है किसी पीएच स्केल पर 0 से 14 मैंने बता दिया था, ठीक है ना। और पी जो है इसमें जर्मन शब्द यहाँ पर देखिए पोटेंज से है, जिसका अर्थ शक्ति है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये आपको पता है कि ये आपका नियम है प्रकाश के, किसका, प्रकाश के परावर्तन का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न रंगों के तरंग दैर्घ्य को बढ़ते हुए क्रम में आपको यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प सही है। बढ़ते हुए में तो सबसे ज़्यादा लाल का होता है, आपको पता है ना, लाल का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लाल यहाँ पर दे रखा है सबसे बाद में, आप इसी से पकड़ लेंगे बैगनी, बैगनी के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका नीला, नीला के बाद हो जाएगा पीला, ठीक है ना, उसके बाद लाल। तो ये क्रम आपका सही दिया गया, सबसे ज़्यादा लाल का होता है और सबसे कम बैगनी का तरंग दैर्घ्य होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने किया। तो झांसी की रानी की रचना किया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है ना, याद रखना आपको, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025, तो ये किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा, तो फ्रेंड्स ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभंकर क्या है। अब देखिए ये जो बिहार में आयोजित हुआ है इस बार 7वां संस्करण, पूछा जाएगा कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो आपको याद रखना है बिहार में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है ना। और ये बिहार के कितने जिलों में किया गया, तो ये भी याद रखना है, बिहार के 5 जिलों में इसका आयोजन किया गया। कहाँ कहाँ, तो पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 जिला कौन कौन से, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में। क्लियर हो गया। और इसमें से 3 स्पर्धा जो था जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कितने स्पर्धाएं, 3 स्पर्धाएं, कौन कौन से, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और गज सिंह जो था या गज सिम्हा, ये इसका इस बार का मस्कट था, ये इसका शुभंकर था, ठीक है,
इसको ध्यान रखिएगा। और पदक तालिका में महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहा था। और बिहार में पूछेगा तो बिहार को जो है इसमें टोटल 36 पदक हासिल हुए, ठीक है ना, क्लियर, और 15वां स्थान प्राप्त किया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। देखिए राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, बिल्कुल यही गलत है। तो यही कथन जो है असत्य है, क्योंकि राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है। राज्य का विधानमंडल जो है राज्यपाल, विधानसभा और जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ से मिलकर के बनती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी परोक्ष से संबंधित है। मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम निषेध से संबंधित है, आर्टिकल 23(1), ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो आपको याद होगा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, ठीक है ना, इनकी हत्या मुगल शासकों ने करवाया था। आपको याद होगा कि गुरु अर्जुन देव को किसने मरवा दिया था। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है ये करवाया था किसने, तो फ्रेंड्स ये करवाया था जहांगीर ने, और तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दिया था। तो 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो देखिए पुदुचेरी की क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पुदुचेरी जो है इसमें अगर हम बात करें तो ये 4 अलग अलग जिलों से मिलकर के बना है। कौन कौन से जिले हैं, तो एक स्वयं पुदुचेरी है, दूसरा कराईकल है, एक तो पुदुचेरी हो गया, दूसरा कराईकल है, यहाँ मैं लिखता हूँ कराईकल, तीसरा माहे है, तीसरा कौन है माहे है, और चौथा कौन है तो यनम है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पुदुचेरी और कराईकल, ये पुदुचेरी और ये कराईकल ये तमिलनाडु में है, ठीक है ना, और माहे जो है ये केरल में है, और यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो आप देखिए कहाँ कहाँ जो है इसका क्षेत्र पाया जाता है। तो एक तो हो गया आपका तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे। तो देखिए 1947 में विभाजन के बाद जो है भारतीय संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य हो गए थे, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश है। नवीनतम समावेश था किस में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। तो देखिएगा लास्ट टाइम जो है 2023 में गुजरात का जो गरबा था उसको शामिल किया गया था। तो यहाँ पर गुजरात का गरबा नृत्य हो जाएगा। चलिए देखिएगा कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य रक्तचाप जो होता है ये आपका होता है 120/80 mmGH, पूरा लिख लीजिए यहाँ पर mmHg, GH नहीं mmHg। और देखिए इसमें क्या होता है 120 mmHg जो होता है 120, इसको बोला जाता है क्या, इसको सिस्टोलिक बोला जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको सिस्टोलिक बोला जाता है, ठीक है। और 80 जो है इसको बोला जाता है डायस्टोलिक, इसको डायस्टोलिक बोला जाता है। तो दोनों याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो है सूर्य का प्रकाश जरूरी है, CO2 जरूरी है, जल जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन जरूरी नहीं है, ठीक है ना। क्लोरोफिल भी जरूरी होता है बट नाइट्रोजन जरूरी नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। अंतःस्रावी, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से जो है लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र नहीं है। बाकी देखिए पीनियल, थाइमस और अधिवृक्क ग्रंथि ये सभी अंतःस्रावी तंत्र के हिस्सा है। बल्कि लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि ये आपका इंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी का हिस्सा नहीं है, यह बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है। दोहरा परिसंचरण पथ, तो देखिए पक्षी और स्तनधारी युग में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है ना। दोहरा परिसंचरण में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, एक बार फेफड़ों में और एक बार शरीर के बाकी हिस्सों में। तो यहाँ पर देखिए पक्षी और स्तनधारी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 कथन हैं, एक एक करके पढ़िएगा। पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। बिल्कुल ये आपका सही दिया गया है और यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ये करेक्ट है।
पादपों में पर्णहरित पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये गलत है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना। तो याद रखना है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये स्टेटमेंट गलत दिया है, नहीं होगा, इसमें पाई जाती है, जो कि सेलुलोज का बना होता है। कवक की पूछता है कोशिका भित्ति, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। तो सही है इसमें से कौन सा, तो 1 और 2 सही है, ठीक है ना। देखिएगा, एक जीव जो अन्य जीवों पर जीवित रहता है उसे क्या कहा जाता है? एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसको कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है परजीवी, ठीक है ना, उसको परजीवी कहा जाता है। सब लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं। आसान सा प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखा है किसने? तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, ठीक है ना। बिहार पुलिस में ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है? पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। और देखिए इससे जो है कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आप आसानी से इसको देख लीजिए। ये वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है ना, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। पूछा गया स्रावित नहीं होता है, तो ये वैसोप्रेसिन हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। भले ही ये बनता हाइपोथैलेमस में है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि में जो है ये बनता है, बट पीयूष ग्रंथि द्वारा ये स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है। उसके बाद देखिए वृद्धि हार्मोन भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका प्रोलैक्टिन भी होता है, मेलाटोनिन नहीं होता है। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ये आपका पीनियल ग्लैंड है, ठीक है ना, पीनियल ग्रंथि के द्वारा ये स्रावित होता है। कौन? तो मेलाटोनिन। तो पूछा गया कौन स्रावित नहीं होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेलाटोनिन, जो कि पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। चलिए देखिएगा कि अगला प्रश्न है कि वह इंगित करता है कि वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है, उसे यहाँ थोड़ा सा सुधार करिएगा। अब देखिए इसमें दरअसल करना क्या था, तो देखिए वह बिंदु जहाँ किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, वह बिंदु जहाँ किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे खाली स्थान किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है गुरुत्व का केंद्र के रूप में। तो यहाँ पर जो खाली स्थान में होना चाहिए था वो खुद यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न है कि स्पीडमैन बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुकती है। जब बस अचानक रुकती है यानी कि गति अवस्था में है और अब विराम अवस्था में आना चाहता है, तो आगे की तरफ धक्का लगेगा। तो ये जो है चित्रण पूर्वजों के द्वारा किया गया है न्यूटन की गति के पहले नियम के द्वारा, जिसको कि जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि हाँ, ये देखिएगा भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियाँ नीचे दी गई हैं, उनसे संबंधित उत्पादों के साथ उनका मिलान करना है। चलिए देखिएगा धूसर क्रांति, तो धूसर क्रांति जो संबंधित है ना फ्रेंड्स, ये आपका संबंधित है। सबसे पहले जानिए, देखिए पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा। तो देखिए चौथा का ए, तीसरा का डी यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। धूसर क्रांति संबंधित है उर्वरक से और भूरी क्रांति है चमड़ा उत्पादन से। देखिए कभी कभी भूरी क्रांति भी आपने पढ़ा होगा कि उर्वरक से संबंधित है, बट ये देखिएगा यहाँ पर देखिए भूरी क्रांति जो है चमड़ा और कोको से संबंधित है, इसको ब्राउन क्रांति कहा जाता है। अगर यहाँ पर ब्राउन बना लीजिएगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ब्राउन क्रांति, ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ पर करेक्ट मैच कर रहा है कि जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि तो देखिए जाड़ों की रातों में, सर्दियों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप इसलिए फट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है और उसका आयतन बढ़ता है। तो जमने के बाद पानी जो है आपका फैलता है और उसका आयतन बढ़ता है, ठीक है ना। जमने के बाद पानी फैलता है और इसका आयतन बढ़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 124(1) है, इसमें कहा गया है कि संसद कानून बना करके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए संसद द्वारा कानून से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान किया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो फ्रेंड्स ये 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है ना। 1985 में
पहली बार राजनीतिक दलों को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान किया था यह, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। देखिए निर्णायक मत जो है ना, ये आर्टिकल 100, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल 100 के 1 में है। ठीक है, 100 के 1 में। और जब भी जो है बहुमत जो मतदान में जब वोट टाई हो जाता है ना, तो निर्णायक मत लोकसभा का स्पीकर देता है, लोकसभा में उसका स्पीकर देगा। ठीक है, आर्टिकल किसके तहत? तो 101 के तहत। ठीक है, चलिए वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं, कौन कौन से? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा हैं। ठीक है ना, और देखिएगा ध्यान रखना, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स देखिए, शुरुआत में 14 भाषाएँ ही थे, फिर क्या हुआ, 21वां संविधान संशोधन होता है और उसमें सिंधी को जोड़ा जाता है, तो ये 15 हो गए। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है और इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा जाता है, तो 3 भाषा और जोड़ा गया। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया कितना, 15 3 28 हो गया। 14 शुरू में था, एक सिंधी को जोड़ा गया और फिर 3 भाषा को जोड़ा गया, तो 14 और 4 18 हो गए। और फिर आपको 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, आपका 92वां संविधान संशोधन। इस प्रकार से टोटल वर्तमान में 22 भाषा हैं। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो निजता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है, निजता का अधिकार को। ठीक है ना, जिसे गोपनीयता का अधिकार कहा जाता है, यह अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, यह आप जानते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा के अंतरिम, यहाँ अंतरिम बना लीजिए या अनंतिम ही पढ़ लीजिए, कौन अध्यक्ष थे? तो राजेंद्र प्रसाद के पद संभालने से पहले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी यानी कि अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि बेबीलोन के झूलते उपवन का निम्न संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? तो बेबीलोन के झूलते उपवन यानी कि हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, ये मेसोपोटामिया की प्राचीन संस्कृति से संबंधित है, मेसोपोटामिया। अच्छा, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिएगा कि 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था और पहली लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, और इस सत्र में गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको कि शॉर्ट में जीबी मावलंकर बोला जाता है, लोकसभा के ये पहले अध्यक्ष थे। ठीक है ना, और पहले उपाध्यक्ष चुना गया था अनंत सैनम अयंगर को। तो अध्यक्ष कौन थे पहले? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम अयंगर। किसने कहा था कि फिर से प्रश्न पढ़िए, किसने कहा था कि मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, नील नदी का उपहार है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो फ्रेंड्स ये हेरोडोटस का है। ठीक है ना, ये कहावत जो है ये हेरोडोटस का है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका हेरोडोटस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी? शांतिपूर्ण क्रांति का, तो फ्रेंड्स ये जर्मनी का पुनर्मिलन है। जर्मनी का पुनर्मिलन राइट आंसर हो जाएगा। 1989 में बर्लिन का दीवार ढहा गया था और 1990 में जो है जर्मनी का पुनर्मिलन हुआ था। तो ये जर्मनी का पुनर्मिलन, शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या माना जाता है? तो ये आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजो में हत्या। ठीक है ना, और दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो दोनों ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, जल्दी से बता दीजिए। तो ये आपका कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जामनगर जिले में है। तो यहाँ पर जामनगर हो जाएगा। बेसिन के संदर्भ में देखिए, बेसिन के संदर्भ में दक्षिण प्रायद्वीप में नदियों का सही अवरोही क्रम, अवरोही माने घटते हुए क्रम में निम्नलिखित में से कौन है? सबसे ज़्यादा जो होगा सबसे बड़ा, फिर छोटा, ये अवरोही क्रम होता है। तो सबसे ज़्यादा गोदावरी का है, फिर उसके बाद बात करें तो कृष्णा का है, फिर उसके बाद कावेरी का है, फिर उसके बाद महानदी का है। तो यहाँ पर देखिएगा गोदावरी, कृष्णा और महानदी दिया गया है। गोदावरी, कृष्णा और महानदी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में समाचार पत्रों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
सौभाग्य योजना, तो देखिएगा सौभाग्य योजना का जो है ये विद्युतीकरण है, ठीक है ना। तो सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना, ठीक है। चलिए देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू किया है? तो सुभद्रा योजना को शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने। यह प्रमुख महिला सशक्तिकरण योजना है, ठीक है ना, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस के अवसर पर जो है भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2 फरवरी को हमने विश्व वेटलैंड दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जिसको बोलते हैं, ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया। कब? तो 2 फरवरी को। डेट याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने का ये प्रतीक है? तो रामसर कन्वेंशन पर ये साइन हुआ था कब? तो याद रखना है 1971 में, ठीक है ना। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए 2 फरवरी के दिन चिन्हित किया जाता है विश्व आर्द्रभूमि के रूप में। चलिए निम्नलिखित में से देखिएगा किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है वह निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। चलिए उसके बाद देखिएगा 57 नंबर की निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है? एक एक करके पढ़िए। राइट आंसर इसमें से हो जाएगा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो ये दूसरा पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। 1956 से लेकर के 1961 तक इसका कार्यकाल रहा था। अच्छा, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक था, और पहला जो था ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार परिचालन में परिवर्तन किसके उपकरण है? नगद आरक्षित अनुपात, जिसको कि CRR बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो, और खुले बाजार परिचालन में जो है ये पूछा गया है परिवर्तन किसके उपकरण है? तो ये मौद्रिक नीति के, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन करता है किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि वह ऊर्जा होता है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित होती है, ठीक है ना। और देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो इसमें से देखिए ये आपका हो जाएगा किस पर, तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका वस्तु की स्थिति पर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक होता है तो क्या होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके समझ करके आंसर दीजिएगा। जब किसी पिंड का घनत्व जो है तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक होगा, जब किसी पिंड का घनत्व तरल से घनत्व से अधिक हो जाएगा तो वह वस्तु जो है, जो पिंड जो है वो तरल में डूब जाएगी। जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक होगा तो यह डूबता है, ठीक है ना, और जब कम रहेगा तब ये तैरेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि घरेलू विद्युत वायरिंग मूलतः निम्नलिखित में से किस कनेक्शन से संबंधित है? तो घर में जो वायरिंग होता है ये होता है आपका पैरेलल कनेक्शन में, समानांतर कनेक्शन में, ठीक है ना। चलिए रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितना होता है? तो रेडियोधर्मी क्षय में बीटा डीके जो होता है ना आपका, उसमें बीटा कण का आवेश निगेटिव होता है, -1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक होगा। एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, यदि वह है तो वह सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करेगा। वह काला और खुरदुरा है तो सबसे ज़्यादा जो है ऊष्मा अवशोषित करेगा। देखिए एक पेंडुलम, ठीक है ना, एक पेंडुलम की समय अवधि चंद्रमा पर पृथ्वी की समय अवधि से खाली स्थान देगा होगी। तो देखिए एक पेंडुलम की समय अवधि चंद्रमा पर पृथ्वी की समय अवधि से क्या होगी? बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए बढ़ता है, ठीक है ना। अच्छा, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया? बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए ये कौन सा चार्टर अधिनियम था जिसके द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया? ये 1813 का चार्टर एक्ट था। और देखिए इसके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष आवंटित किए गए थे। तो अगर पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष आवंटित किए गए थे, तो वर्ष 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। और इस धनराशि का उपयोग भारतीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की कि मुझे स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करना चाहिए कि मैं समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूँ? ये किसने कहा था?
तो देखिए ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था। कब का था? 1929 का, ध्यान रखिएगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन था। और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। देखिएगा, अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है किसने? सामंथा हार्वे ने। ठीक है ना, सामंथा हार्वे राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा अभी जो है हार्ट लैम्प, याद रखिएगा, हार्ट लैम्प के लिए जो है, हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक की लघु कथा है हार्ट लैम्प, ठीक है ना, जिसका दीपा भस्ती के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, उसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस राज्य की वन परियोजना ने वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है? वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये जीता है नागालैंड की जो है वन परियोजना ने। ठीक है, नागालैंड की वन परियोजना ने जो है जीता है। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार मिला है। आबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? कहाँ पर? तो आबू हिल्स पर, माउंट आबू, अरावली। चलिए देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है? तो देखिए इसमें थांगटा, करालीपट्टू, सिबलम, ठीक है, सिलम्बम, ये जो है आपके मार्शल आर्ट के जो है उदाहरण है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मुडियट्टू जो है, मुडियट्टू ये क्या है? तो मुडियट्टू जो है ये केरल का एक आपका डांस फॉर्म है। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ये केरल का एक नृत्य का रूप है। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संदर्भ में देखिएगा हॉट कार्ड से तात्पर्य क्या है, ये पूछा गया है। तो हॉट कार्ड मतलब जो खोया हुआ कार्ड हो, लॉस हो गया हो, चोरी हो गया हो, तो यहाँ पर देखिए खोया हुआ क्रेडिट कार्ड। उसके बाद देखिए दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? बताइए। तो देखिएगा दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, भिलाई कहाँ पर पड़ता है ये आप मुझे बताएंगे, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है ना, भिलाई कहाँ पर पड़ता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भिलाई स्टील प्लांट जो है इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, आप मुझे बताइए। 2 मैंने बता दिया। ये किया गया था आपका दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसी के तहत। ठीक है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपके महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, मैंने अभी बताया है आपको। चलिए, प्रति व्यक्ति आय में तीव्रतम वृद्धि गरीबी में कमी से जुड़ी होगी, इस परिकल्पना को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है ट्रिकल डाउन परिकल्पना। याद रखिएगा, ट्रिकल डाउन परिकल्पना, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कि महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए समुद्र का सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा पर दर्ज किया जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज किया जाता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही कोड का चयन करना है, तो यहाँ पर दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है? तो देखिए बसंत ज्वार जो आता है ना, ये पूर्णिमा के दिन और साथ ही साथ अमावस्या के दिन भी आता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? वीवीआई क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 1992 में। चलिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रभावी स्टेरलाइजिंग, याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है ना, ये आपका एक प्रभावी स्टेरलाइजिंग एजेंट है। जब ये आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? तो जब ये आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देगा तो ये उत्पाद बनेगा वाटर, जल। ठीक है ना, पानी। एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी हैं? तो एंटीबायोटिक्स केवल आपके बैक्टीरिया के लिए। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं? तो गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, ये आपके क्लोरीन के, यहाँ क्लोरीन राइट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु एस का युग्म सही नहीं है इसमें से? तो देखिए आयरन का मैग्नेटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, सोना का कैल्वेराइट। यहाँ पर कार्नेलाइट कैल्शियम का नहीं होगा। ठीक है ना, कार्नेलाइट जो होता है ये पोटेशियम का है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से पदार्थों के कौन से युग्मों को ऊर्ध्वपातन द्वारा पूर्णतः पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा।
तो ऊर्ध्वपातन के दौरान अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सोडियम क्लोराइड में हम यहाँ पर NaCl यानी कि आयोडीन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है ना। चलिए, ठोस को बिना जो है द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में बदलना, यही ऊर्ध्वपातन होता है ना। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा कारक किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है। तो देखिए किसी इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है धातु का प्रकार और संरचना, प्रति परमाणु संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तापमान, जो पढ़ने पर चालकता कम कर देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए, जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है। तो फ्रेंड्स ये है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद जी की, ध्यान रखिएगा। और 1925 में यह प्रकाशित हुआ था। चलिए, उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कविता की रचना है, मतलब किसकी रचना है ये, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। और इसी के लिए उर्वशी के लिए जो है इनको आपको 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इनकरेक्ट गलत कौन सा है, तो ये वाला गलत है। देखिएगा, डिसिप्लिनरी जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है, DISCIPLINARY, ये करेक्ट है डिसिप्लिनरी। ठीक है, बाकी ये सब सही हैं, ये वाला इनकरेक्ट है, गलत है, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा 10 कैंडिडेट्स खाली स्थान दिया गया फॉर द इंटरव्यू, तो ये एक तरह का फ्रेजल वर्ब इसमें भरना है। तो 10 कैंडिडेट्स टर्न अप, तो यहाँ पर होगा टर्न अप। ठीक है ना, यहाँ पर टर्न अप होगा, टर्न अप। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। चलिए, उसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या था, तो इसका विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है ना, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। देखिए, 9 जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत में अग्रणी राज्य बनकर के उभरा है। बताइए, स्कैन और शेयर सुविधा के लिए अग्रणी बनकर के उभरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपना राज्य बिहार है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, 91 से लेकर के अब 100 तक में आप देख सकते हैं गणित के क्वेश्चन है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है ना, आप 90 प्रश्नों में अपना स्कोर बताइए। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।